और एक आर्टिस्ट जो है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो जहन है वो खूबसूरत महल है। आप देख लें, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, अपने अपने अंदाज से बजाते हैं तो वो रंग निकलते हैं उसमें से। अब हम अगर इसे छेड़ते हैं, तो अनेकों पेंटिंग्स बन जाती हैं। एक अल्फाज में किसी ने सही कहा कि आर्टिस्ट जो है ना, जो एक आर्टिस्ट है वो एक पेंटर है। तो इन साज़ों से, और वाकई सुर का मैं अगर ये कह लूँ तो इसे समझ लेना ही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सुर को अगर सही तरीके से ना देखा जाए तो ये बेपरद भी कर देता है। दुनिया है, प्लैनेट्स हैं, आप देखें कोई लय के बाहर हो, सब अपनी जगह मौजूद हैं। ये खुदा की कुदरत का नियम है, उसका किरदार है कि वो अपनी जगह मौजूद हैं, वहाँ से हिल नहीं रहे। तो मुझे तो मतलब है हर चीज़ में ही लय नज़र आती है। क्या मोटिवेशन है वो, क्या इंस्पिरेशन है जो आपको लिए चल रही है जब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है? इंस्पिरेशन यही है कि वो कहते हैं इंसान गिर गिर के वो होता है, चलता आगे। तो मैं भी ना नहीं करना चाहता। उम्मीद यही है कि मैं इसे लेके जैसे चल रहा हूँ, एक वक्त आए कि लोग इसे अच्छे लेवल पे देखें, पूरी दुनिया में इसकी पहचान हो। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर योर टाइम टुडे। और एक तो आपका साज इतना खूबसूरत, जी ऊपर से आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत, और क्या ही बात है, और बड़ी मैचिंग की आपने। जी बिल्कुल। जी तो अली, मैंने तो उस दिन आपकी परफॉर्मेंस जो है मतलब उसको विटनेस किया, जी बिल्कुल। और किस खूबसूरती से आपने जो है वो परफॉर्म किया, और इस साज की जो है मतलब जो इसकी आवाज़ थी वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली थी। बिल्कुल जी। वो कहते हैं ना कि वो जो बात होती है कि वो मौसीकी रूह की गज़ा है, रज़ा है बिल्कुल। या किस तरह जो है वो आपकी रूह को जो है वो छूती है, तो जी वो जी मैंने संतूर के अंदर जो है वो महसूस की। बिल्कुल। जी तो किस तरह ये आपका सफ़र किस तरह शुरू हुआ, संतूर की तरफ किस तरह से आए, ये आगाज़ कैसे हुआ, बताएं। जी। ये मैं बहुत छोटा था, 5 साल का था मैं। तो मेरे जो दादाजी थे उस्ताद हरीम बख्श खान साहब, उनका मौसीकी में बहुत नाम है। तो वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। जब वो बजाते थे तो मैं गौर से सुनता था इससे, लेकिन मैं कभी मतलब ऐसे मैंने बजाया नहीं जाके। और फिर कुछ टाइम ऐसा गुज़रा कि मैंने उनसे बग़ैर पूछे स्टिक्स उठाई और ऐसे बजाना शुरू कर दिया, और बग़ैर प्रैक्टिस के मैंने बहुत अच्छा बजाया। तो मेरे दादाजी ने फिर मुझे उस दिन से कहा कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा है और इसे अब तुमने बजाना है। तो फिर तब से मैंने इसे स्टार्ट किया हुआ है। वाह वाह वाह। तो 5 साल की उम्र में मतलब आपको इतना शौर था, ये किस तरह ये मुझे स्टार्ट हुआ? ये तो नहीं पता था कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, वो एक चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं, और एक ये मतलब है वो एक मेरी जर्नी मतलब है वहीं से वो स्टार्ट हुई है। इतना तो नहीं मैं याद मुझे, लेकिन मुझे ये है कि मौसीकी से लगाव बहुत ज़्यादा था। मुझे गाने का शौक़ था, और उससे रागदारी मालूम थी, तबले का नॉलेज था, और उसकी वजह से लयकारी मुझे जो है वो है। और इसकी वजह से फिर तभी मैंने इसे मैं बजा लिया, वरना ये मुश्किल है काफ़ी। क्योंकि इसमें जो पुराना संतूर था, 100 साल पुराना, 125 ब्रिज का 125 तार का संतूर था वो। लेकिन वो उतना सीजनिंग नहीं हुआ। अभी आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें 105 तारे हैं इस संतूर के अंदर। और ये फोक इंस्ट्रूमेंट था। जब ये कश्मीर में इसे बजाते थे पुराने लोग, और मतलब है क्योंकि ये कल्चर का साथ था उनके, इसे बजाना, गाना, साथ में रक्स होना, मतलब जो डांस था, तो वो उसका जो अंदाज़ था, उसका म्यूज़िक अलग था, और वो बजाने की टेक्निक अलग थी। मतलब है अगर हम लोग ये बजा रहे हैं,
100 साल पहले का जो अंदाज़ था वो ये था। वाह वाह। फिर जब म्यूज़िक क्रिएटर्स जैसे हमारे दादाजी उन्होंने क्रिएट किया और जब हम इसे क्लासिकल में लेके आए तो फिर इसका, क्योंकि ये दुनिया में इस किस्म का दूसरा साज़ नहीं है जो तार का होने के बावजूद में एक अनोखा साज़ है, मतलब स्टिकैटो इंस्ट्रूमेंट है, अटंक बजाया जाता है, इसमें मीन नहीं है, ट्यूनिंग के टाइम होती है लेकिन बजाते वक्त वो नहीं है। तो ये अपने किस्म का ऐसा साज़ है जो किसी कैटेगरी में नहीं बैठता। आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ले लें, जैसे सरोद है तो वो प्लेक्ट्रम से बजाया जाता है, सितार है उसके लिए भी मिजराब लगती है, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये अपने किस्म का ऐसा साज़ है जो किसी कैटेगरी में नहीं बैठता। तो सबसे पहले तो ये मुश्किल आई कि इसका जो अंदाज़ है, जो टोनल इफ़ेक्ट है वो कैसा होना चाहिए। अगर मैं किसी साज़ की नकल कर लूँ क्रिटिक्स को रोकने के लिए तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे इसकी अपनी शख्सियत बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था और मुझे कुछ पता भी नहीं था, मतलब है वो स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज और फिर इस तरह सारा वो। तो मैंने मतलब इसका जो फिर अंदाज़ बनाया वो ये है। मतलब है वाह कि वाह जो वाह वाह। अब ये संतूर का अंदाज़ है, अब कोई दूसरा साज में ये नहीं लगेगा, नहीं ये नहीं इसकी लगेगा। अपनी शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि पहले इस तरह से बजाया जाता जी था जी और अभी जो आपने अंदाज बनाया, जी तो उस्ताद सफजल खान जो कि बेंजो प्लेयर हैं जी और वो उसके उस्ताद हैं, तो उनके साथ मैं बैठा था, तो जब उनसे गुफ्तगू शुरू हुई जी तो उन्होंने भी उसको जो है वो स्ट्रिंग के साथ भी, क्योंकि बेंजो तो आप वो बजा रहे होते जी हैं विद योर फिंगर्स, जी लेकिन जी उन्होंने वो जो स्ट्रिंग है उसके साथ भी उसको बजाया और हमें वो बिल्कुल सिखाया और अपना बिल्कुल जो है एक अंदाज उन्होंने क्रिएट किया। जी तो अगर मैं आपका अंदाज देख रहा हूँ तो उसके अंदर भी आप हल्का सा उसको जो है वो उसकी जो तारों के साथ जो है वो मूव भी कर रहे हैं जी वो। मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में ना जैसे एक फिल इन द ब्लैंक होती है, वो जो ब्लैंक है वो मींड है। अब किसी अगर हम कुछ गाएंगे जिस तरीके से, जैसे कि तो मतलब ख़त्म हो गया, सारे गा मा पा सारे गा मा पा। अगर कोई गवैया शुरू करेगा तो वो इस अंदाज से होगा। तो अब इसको इस अंदाज से हमें देखना पड़ेगा। इट्स वाह कॉल्ड वाह वाह सरल, इसे हम सरल कहते हैं। वाह। है सेम चीज़ है लेकिन ये उस चीज़ को मुकम्मल कर देता है जो नामुकम्मल है। नामुकम्मल है कि वो नामुकम्मल जो है, सरल जो है वो उसको मुकम्मल कर देता जी है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर हम आए थे कि 5 साल के थे और ये जी आपकी जो है मुझे, वो हाँ वो कहानी शुरू हुई। जी तो बिल्कुल। फिर उससे आगे किस तरह लेके चले? सो बेसिकली आपके दादा जो हैं वो बजाते थे इसको? जी जी वो मतलब है दादाजी जो थे वो म्यूज़िक क्रिएटर, मतलब जिसे कह सकते हैं, वो ऑलराउंडर थे। मतलब है सैक्सोफोन बजाना, उन्होंने क्लारनेट, पियानो, मतलब सारे राउंड वॉक साज बजाते थे। वाह। क्योंकि कश्मीर उन्होंने वक्त गुजारा था अपना बचपन, तो ये साज वहाँ से लेके आए थे। अच्छा। जब इसे बजाते थे वो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब वाह। वो बचपन की एक मेमोरी है मेरे चाइल्डहुड की, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत करीब हो गया सास के। मुझे नहीं पता चला कि बस कैसे इसे, लेकिन ये एक है ऊपर जिसने मुझसे ये करवाया, ये सब अल्लाह की देन है, वाह वरना मुश्किल है ये। वाह वाह। सो बेसिकली जो हैं वो कश्मीर से इसे लेके आए, लेकिन इस साज की अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जी इसकी तारीख में जाएं, तो ये पर्शियन इंस्ट्रूमेंट है। जी बिल्कुल। ये मतलब है पूरी दुनिया में ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, लेकिन अपने अपने स्टाइल में। और मतलब है अगर ईरान वाली साइड पे चला जाए तो वहाँ पे इसे कानून बोलते हैं,
और उनका स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। और म्यूज़िक, आई आल्सो प्ले द ईरानी इंस्ट्रूमेंट। वाह। तो उसका स्टाइल, फिर हम चाइना चले जाएं तो गुजेंग है, वो जो पूरे 10 फिंगर्स से बजाया जाता है। पर्शियन इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो जिस तरह ये कलम है, ये भी वॉलनट वुड की है, उसके इस साइड पे जो ये बैकवर्ड है, यहाँ पे स्टील लगा होता है। तो वो उसका जो म्यूज़िक है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये अपने अपने अंदाज में है, लेकिन हमारे क्लासिकल बेस में और हमारे जो है कंट्री में, हमारे एरिया में इसे संतूर कहते हैं। इसका जो बहुत पुराना नाम है संस्कृत में, उसे कहते थे शतातंत्री वीणा। वाह। और शतातंत्री वीणा जो है वो सितार, वीणा सितार को कहते हैं, और शतातंत्री मतलब 100 स्ट्रिंग वाली। तो ये 100 स्ट्रिंग वाली सितार है, शतातंत्री वीणा। शतातंत्री वीणा। वाह 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 वाह। और ये 100, अभी ये जो स्ट्रिंग इसमें हम देख रहे हैं तो ये 100 स्ट्रिंग्स हाँ, ये 105 हैं। ओके। मतलब ये वाली वेरिएशन बनाएगी ना, मैंने आपको अर्ज किया कि जो पहले कश्मीरी संतूर था ना 125 ब्रिज का, उसमें ये वेरिएशन नहीं थी। मतलब है अगर कोई गाना है, कोई पीस वर्क है, गज़ल है, जैसे आपने उस दिन परफॉर्मेंस में देखा कि बहुत सारी चीज़ें बजाई, वो पहले नहीं बजती थी। अब अगर नोट्स में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 12 नोट्स हैं, ना उससे बाहर है ना उसके अंदर कोई नोट मौजूद है। और मौसीकी की ज़बान भी एक ही है जो हर इंसान को खींच रही है, यूनिवर्सल है वो। हाँ जी। तो जो सा और सा है, उनकी कोई वेरिएशन नहीं है। पंचम की वेरिएशन नहीं है, हाँ रे की है, गा, मा, नी, इनकी वेरिएशन। तो इनको देख के मैंने देखा गया कि इसमें 3 सप्तक कैसे हों पूरे, और फिर इसमें क्या क्या बजाया जा सकता है। वाह वाह वाह। अच्छा, और ये आपने कहा कि वॉलनट वुड यानी कि अखरोट की लकड़ी इसको बनाने में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अखरोट की लकड़ी और बादाम की आलमंड वुड। वो अब जैसे कि ये आप देख सकते, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ग्रैंडफादर के टाइम क्या उससे भी पुराना है, तो इसे 85 इयर्स हमारे पास हो गए हैं। वाह वाह, क्योंकि मैं वही देख रहा था कि बिल्कुल इसकी ना एक अंटीक फील आ रही थी बहुत। और कहते हैं कि जितना पुराना साज हो उसका साउंड उतना ही अच्छा होता है, उतनी मिठास आ जाती है, उतनी मिठास आ जाती है। बिल्कुल। वाह। और ये जो है ये अखरोट की लकड़ी हाँ, का ये बना सारी अखरोट की लकड़ी है। ऊपर तो आप ये जो है जर्मन तारे हैं, स्टील की हैं। ये जो उसके स्टॉक बने हुए हैं ये भी अखरोट की लकड़ी के हैं। इस साइड पे कीज़ आती हैं। की जो है वो इसकी या आयरन की होती हैं और या इसकी कॉपर की कीज़, लेकिन कॉपर की वो नहीं चल सकती, तो लोहे की जो है ना, आयरन की, वो चल जाती हैं। और एक साइड से इसे बांधते हैं तार को, एक साइड से जो इसकी कीज़ हैं तो उसको मिलाया जाता है। और अगर नोट्स को देखा जाए तो ये 3 तार आप देख रहे हैं, वैसे 4 तार वाला भी था, लेकिन उससे जब नॉर्मल जब जैसे हम बजा रहे हैं कुछ भी, इतना तेज़ बजाया हुआ संतूर मैंने अब तक, उसमें इतनी हुमिज हो जाती थी कि वो विजन ब्लर हो जाता था, वो मतलब साउंड इतना क्लियर नहीं आता था। फिर 2 तारें जब की तो वो कम हो गया, फिर इसलिए अब इसमें 3-3 हैं। और जब ये तीनों नोट्स, जो इसे गोट बोलते हैं, जब ये तीनों नोट्स एक जैसे होते हैं तो फिर एक इसमें नोट बनता है। इसकी ट्यूनिंग बहुत 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 मुश्किल है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। वाह वाह वाह। और ट्यूनिंग में काफ़ी वक्त लग जाता होगा फिर आपको? जी, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक दफ़ा ट्यून करना खुद बताया कि ट्यूनिंग कैसे होती है। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करूँगा, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप नहीं करनी है। फिर मुझे महीने लगे, हफ्ते लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत मुश्किल था। और फिर अब जब है तो अब फिर कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम ही लगता है, ट्यून हो जाता है ये। वाह वाह। तो अगर मैं इसको अभी ये देखूं तो ये अखरोट की लकड़ी, लेकिन ये सिंगल पीस नहीं है, ये मल्टीपल पीस है। जी जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि कुछ साज ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ एक ही पीस चाहिए होता है। जी जी। जिस तरह हम अगर बात करें उसकी सरोज की बात करें, जी बिल्कुल, कि वो एक ही पीस है, तो उसी के उसी के अंदर बनता है। लेकिन इसमें जो है वो मल्टीपल पीस है। मतलब जितना ये ट्रिकी इंस्ट्रूमेंट है, जितना मतलब ये देखने में लगता है कि मुश्किल है, इसका बजाना भी मुश्किल है,
उस तरह इसकी बनावट भी बहुत मुश्किल है कि ये इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। ऊपर का जो है इसका जो ये हिस्सा है ये काफ़ी मोटा है और साइड्स हैं, तो ये जोड़ के इसको बनाया जाता है। इसकी एक टेक्निक है। तो कौन अभी कोई क्राफ्ट्समैन है जो इसको बनाता है? नहीं, अभी तो पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं बना रहा। और हम भी जब भी मतलब ऐसे बनाते हैं या ठीक करते हैं तो वो हम खुद ही करते हैं ऐसे। अच्छा। हाँ। तो अगर अभी आपने ये साज आपको चाहिए होगा तो आप खुद इसको बनाएंगे? हाँ, मैं खुद रेनोवेट भी करूँगा पुराना और उसे ठीक भी मैं ही खुद ही करूँगा। अच्छा, क्योंकि कोई अभी यहाँ पे क्राफ्ट्समैन नहीं कोई है, भी, कोई क्योंकि स्किल्ड वर्कर नहीं है। आप देख सकते हैं कि बजाने वाला अगर मैं हूँ पाकिस्तान में तो फिर मतलब कोई भी, क्योंकि बहुत एंटीक इंस्ट्रूमेंट है। आप देख सकते हैं फ्लूट्स वाले हैं, बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट हैं, वायलिन है, मतलब है वो सब मिल जाएंगे, लेकिन संतूर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हाँ, अब है। हाँ, नहीं मतलब वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आपका जिस वक्त इसमें जो है वो दिलचस्पी पैदा हुई जी। और अगर मैं इसको देखूं तो अगर हम रागों की बात करें जी। और जितनी डेप्थ है इसके अंदर, तो जी। इसको तो सीखना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। बहुत चैलेंजिंग है। पहले तो इसमें समझ ही नहीं आती क्योंकि तारें इतनी सारी हैं। अगर मैं वैसे भी किसी इंसान को दूं नॉर्मली कि आप किसी एक नोट पे मारें तो वो उस पे यूं लगेगी, मतलब इतना क्लियर लाने तक भी इस पे वक्त लगता है। वक्त तो लगता है, रियाज चाहिए। रियाज बिल्कुल चाहिए, रियाज तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो कितना रियाज आपने किया या करते हैं? अभी भी मैं क्या कह सकता हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं किया मैंने। लेकिन बस शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 8-8 घंटे भी बजाया इससे रेगुलर। वाह। और फिर वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब मुझे परफॉर्मेंस से पहले, या मुझे कहीं जाना है, कोई परफॉर्म है, कुछ इस तरह है, मैं 5 मिनट इसे देखूंगा, 10 मिनट देख लूँगा। नॉर्मली जो डेली रूटीन में मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं इसे नहीं छोड़ता, उसमें घंटा लग जाए, 2-2 3-3 घंटे हों, क्योंकि ये जितना करने वाला जो है ना वही इसमें है, जो नहीं करेगा वो नहीं, मुश्किल है। वाह वाह। और जिस वक्त आपने इसको समझना शुरू किया जी। तो जो रागों की जो तालीम थी या जी। मौसीकी की तालीम थी तो वो दादा से ही हाँ ली जी। आपने? जी बिल्कुल, वो मैंने अपने दादा से ही ली है जितने भी। क्योंकि जब ये मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ उसमें, तो फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो फोक तो वो जो भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी कहते थे मैं बजा लेता था। तालीम के टाइम पे मैंने कभी, क्योंकि वो इतने मतलब है उनका अंदाज़ इतना अच्छा था मेरे दादाजी का, बड़े उन्होंने आराम से बताना है, बहुत हिसाब से, वो शोर बर्दाश्त नहीं होता था। और उनमें ये बात थी कि वो बेसुरा तो सुनना पसंद ही नहीं करते थे। या वो बजाने वाले को निकाल देते थे क्योंकि और भी शागिर्द आते थे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो सीखते थे, या वो खुद बाहर चले जाते थे। वाह तो वाह। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा फिर इसमें जो मतलब है हर इंस्ट्रूमेंट की अपने अपने राग हैं जो उस पे अच्छे लगते हैं। तो मेरे साज पे मैं वही राग बजाता हूँ जो इस पे अच्छे लगते हैं। जिस तरह पहाड़ी है, उस दिन मैंने पूरा धनासरी बजाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत राग तो बहुत, कोई भी राग बुरा नहीं होता, हर राग का अपना टेम्परेमेंट है। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपका रियाज कितना है, जितना अच्छा रियाज होगा हम वही चीज़ बजा सकेंगे। और मुझे इसको इंस्ट्रूमेंट को देख के, और चूँकि रागों की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इस पे राग बसंत भी काफ़ी अच्छा बिल्कुल जो है वो हाँ बजता होगा जी। हर मतलब मैंने वही कहा ना कि मतलब काफ़ी ऐसे आशरे राग हैं, शाम के सुबह के राग बहुत सारे हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट में अच्छे लगते हैं। बसंत के भी बहुत सारे पीस हैं जो मैंने बनाए हैं उस राग में। और पहाड़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है, इसे पहाड़ी बजते साथ ही वादियाँ और माउंटेन्स और वो माहौल आगे आ जाता है। वाह वाह। एक इस साज का अपना कुछ ऐसा कमाल है कि ये नेचर से, कुदरत से बहुत जुड़ा हुआ है। वाह वाह। इसमें ये कुदरत की देन है। और इसको मेडिटेशन के लिए भी जो है वो कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन जो है वो सबसे साज है, बेहतरीन। हाँ जी।
कि आपको अगर वो पीस चाहिए, आपको मेडिटेशन चाहिए, तो उसके लिए भी जो है वो अक्सर मैंने देखा है कि जो है वो जी। इसको एडवाइस किया जाता है। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं पहले नहीं कहता था लेकिन मैं अब ये इस बात का जिक्र हुआ है, कितने डॉक्टर्स हैं ऐसे जो माइंड के डॉक्टर्स हैं, वो मेडिटेशन थेरेपी करवाते हैं तो वो मेरे संतूर का म्यूज़िक यूज़ करते हैं इसमें। वाह। और इतना पेशेंट को उतना फ़ायदा है इससे, मैंने ख़ुद भी फिर थेरेपी करवानी शुरू कर दी क्योंकि एक साज़ तो मेरा ही है ना, तो मैं डिफरेंट यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास तो एक ही साज़ है। तो मैंने इसको थेरेपी में यूज़ किया। इसका जो असर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है कोई भी सुनने वाला है वो रूह तक इसका असर पहुंचता है। बेशक बेशक। इस इंस्ट्रूमेंट को कुदरत की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इससे बचते साथ ही इसमें कुछ और ही विजन आ जाता है आंखों के सामने। हाँ बिल्कुल, मुझे वो माहौल ही बदल जाता है क्योंकि मैंने तो इसको विटनेस किया। और जो आपकी बात है कि रूह के साथ बड़ा करीब का ताल्लुक है इसका, और वो आपको जो है वो महसूस होता है। तो अली, आई मीन कि इतनी छोटी सी उम्र, अभी भी मेरा ख्याल है आप 22 साल, जी जी 22 साल के हैं, और इतनी पुख्तगी आपके जो है वो उसमें सांस के अंदर, आपके बजाने के अंदर आ गई। तो इसमें क्या था, एक तो रियाज और दूसरा पैशन? मुझे हाँ जी, पैशन बहुत वो बुज़ुर्गों की तरफ से मिला। मतलब ऐसा है कि बजाना है, एक तान नहीं आ रही, मतलब है, और वो मेरे सांस पे कैसे अच्छी लगेगी। अब ये इसे इतनी स्पीड से बजाना और मतलब ये क्लियर, तो वो एक जज्बा था, मतलब अब नहीं करना है ये। फिर बुज़ुर्गों की भी दुआएं थी और मेरे वालिदैन की बहुत सारी दुआएं थी। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव रही हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं म्यूज़िक इस तरह, मतलब है कुछ भी रिलेटेड हो लेकिन म्यूज़िक होना चाहिए। तो मेरी मदर की बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे डैड की। और दादाजी तो खैर वो तो है ही उस्ताद, बुजुर्ग थे बड़े, म्यूज़िक क्रिएटर थे। तो इस तरह वो दोनों तरफ से चलता रहा मेरे साथ इसको लेके। वाह। तो जब हम बात करते हैं कि जो है वो सुर में होना चाहिए, और जैसे आप कह रहे थे कि आपके दादा तो कोई बेसुरा होता था, यहाँ तो खुद वो निकल जाते थे, या उसको जो है वो निकाल देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुर किस तरह से आता है? मैं अभी ये बात कह सकता हूँ कि सुर जो है वो अल्लाह की देन है। ये सुर जो है वो खुदाई में है। आप अज़ान देख लें, अल्लाह हमें याद करता है 5 वक्त। अगर अज़ान सुरीली ना हो तो हम लोग कहते नहीं, मेरे अगर वो इतने सुर में हो सकती है तो ये सब भी उसी के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट हैं। हमें उसे उसी तरीके से बजाना चाहिए। और सुर जो है हर इंसान के अंदर है। जिसने पहचान लिया है वो सुरीला इंसान है, और जिसने नहीं पहचाना वो भी अब एक है हिसाब। लेकिन लय और सुर ये अल्लाह की देन होती है। ये जिससे वो हज़ारों, क्यों आर्टिस्ट बहुत सारे नहीं होते, किसी एक को ही अल्लाह नवाजता है। और एक आर्टिस्ट जो है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो जहन है वो खूबसूरत महल है। आप देख लें, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, अपने अपने अंदाज से बजाते हैं तो वो रंग निकलते हैं उसमें से। अब हम अगर इसे छेड़ते हैं, तो अनेकों पेंटिंग्स बन जाती हैं। एक अल्फाज में किसी ने सही कहा कि आर्टिस्ट जो है ना, जो एक आर्टिस्ट है वो एक पेंटर है। वाह। तो इन साज़ों से, और वाकई सुर का मैं अगर ये कह लूँ तो इसे समझ लेना ही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सुर को अगर सही तरीके से ना देखा जाए तो ये बेपरद भी कर देता है। बेशक। और मैं आप तो समझते हैं मेरा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ म्यूज़िक के मामले में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ा हूँ। और आपने देखा कि मैं बहुत महसूस करके बजाता हूँ उससे। बेशक, शायद इसीलिए बजा लेता हूँ। और मेरा ख्याल है कि अगर वो महसूस
और एहसास उसमें से शायद निकल जाएगा तो शायद वो बजाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। वो जो कनेक्शन है, वो जो ताल्लुक है, वो रूह के साथ है। रूह के साथ। और जब वो रूह के साथ ताल्लुक होता है तो वो खुद ही सुर, उसके अंदर वो रिदम जो है वो आ जाता है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। बस ये इसको महसूस करने की बात है, महसूस करने की बात है, बिल्कुल। और दूसरा इसमें मुझे ये लगता है कि जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सिर्फ इस साज की बात नहीं है, सुर तो आपकी ज़िंदगी में है। अगर आपने एक किताब लिखनी है तो वो भी सुर में होनी चाहिए, ठीक है। आपने एक जो है वो शेर लिखना है, वो भी सुर में होना चाहिए। आपने पेंटिंग की बात की तो वो भी तो सुर के अंदर ही होती है ना। वो उस लय की जो हम बात करते हैं, वो किसी जगह से उसका रिदम, वो तरतीब, वो रंग किसी जगह से आउट होंगे, वो पैलेट से निकलेंगे तो वो लुत्फ उसका जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अभी कुछ अरसे से मुझे ऐसा हर बंदा, हर शख्स जो है, कभी या छोटे छोटे दोस्त हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो वो मुझे गाते बजाते हुए नज़र आते हैं। वाह। मतलब उनमें सुर नज़र आता है, दुनिया है, प्लैनेट्स हैं। आप देखें कोई लय के बाहर हो, सब अपनी जगह मौजूद हैं। ये खुदा की कुदरत का नियम है, उसका किरदार है कि वो अपनी जगह मौजूद हैं, वहाँ से हिल नहीं रहे। तो मुझे तो मतलब है हर चीज़ में ही लय नज़र आती है। और इसकी मैंने बहुत सारी क्लासिकल गत्ते बनाई हैं, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और वो एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। आप नहीं कह सकते, ये एक मतलब है, अगर कोई मुझे कहेगा कि आप अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसे और अच्छे तरीके से, तो अगर समझने वाले आएंगे और वो देखेंगे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें अच्छे तरीके से समझाऊं क्लासिकल को। अब गत्ते या मतलब है रिदमिक के आप देखें सब लोग बजाते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनने वाले तो ये हाँ जी बजा के बात ख़त्म होगी। आजकल जो जनरेशन है, जितने दोस्त हैं मतलब, तो वो पूछते हैं हाँ भाई बजा तो दिया है, ये है क्या था, इसे एलैबोरेट करें, इसे एक्सप्लेन करें। तो मैं समझता हूँ वो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। वाह वाह वाह। और वही बात है कि आई मीन कि वो एलैबोरेट करने से, जिस तरह अब मुझे एक साज का लुत्फ़ आ रहा है, मैं उसको जो है वो महसूस कर रहा हूँ, और मुझे वो महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कहीं मेरी रूह को जो है वो टच कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या। हाँ, लेकिन मैं उस कैफियत का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल। तो अगर वो एलैबोरेट हो जाती है तो वो कैफियत दोबाला हो जाती है। जी, वो एक मैं आपको तिहाई बताता हूँ कि मतलब मैंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को समझाने के लिए, ताकि उनका ध्यान उस तरफ पे आए। क्लासिकल म्यूज़िक नेचर से बड़ा कनेक्टेड है, बड़ा जुड़ा हुआ है, हर चीज़ है उससे मिली जुली है। 3 ताल की जो है वो तो एक मुजद बेसिक है, बाकी भी हम बहुत सारे तालों पे एक्सपीरियंसेस करते हैं, बजाते रहते हैं। 3 ताल की तिहाइयाँ हैं। अब आप सोचें कि एक हैन है, मुर्गी है, उसके आसपास बच्चे हैं, और जब वो पैरों में आ रहे हैं तो वो अपने परों से उसे पीछे कर रही है कि हट। तो ये भाव है। अब इसे अगर हम तबले के साउंड में या म्यूज़िक में परोएं तो वो कैसे आएगा। एक यूनिक चीज़ है कि ऐसे है कि धा धिन धिन्ना, धा धिन धिन्ना, धा तिक तिन्ना, तक धिन धिन्ना, तक धिरे तक रे तक रे तक रे तक रे तक किड़ान, तक धिरे तक धिरे रे तक धिरे रे धा, तक धिरे तक धिरे तक रे तक रे तक तेरे तड़ाक, तक धिरे रे तक धिरे रे तक धिरे धा, तक धिरे तक रे तक रे तक तक तड़ाक, तक धिरे रे तक धिरे रे तक धिरे धा। वाह। तो मतलब ये अगर ये मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन ऐसे किया जाए कि जो ऑडियंस है उसे समझ आनी चाहिए। अब इसके लिरिक्स हैं, वो मात्रा वही चल रहा है, बंदिश भी बन गई है एक हिसाब की, और टुकड़ा ये बन गया। वाह। तो वो समझाने में फिर ऐसी चीज़ें बड़ी इजी रहती। वाह 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 वाह। तो अली, जब अभी आप इसको, चूँकि मेरा ख्याल है कि फुल टाइम ही आप इसको जो है वो म्यूज़िक को लेके चल रहे हैं, तो एक तो आपका अपना पैशन है, मोटिवेशन है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो कितनी एक्सेप्टेंस है, कितना इसको एक्नॉलेज किया जाता है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि पूरे पाकिस्तान में एक संतूर प्लेयर है और वो अली रज़ा है, और उसको बनाने वाला तो कोई है नहीं है, वो भी आपने खुद ही उसको जो है वो बनाना है। तो इसको देख के तो लगता है यार ये तो बड़ा फुकदान है। बिल्कुल। तो
ऐसा क्यों है? एक तो मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट ये है कि मुश्किल भी है थोड़ा, इसलिए भी शायद, लेकिन अभी मैं ये देखता हूँ कि हज़ारों लोग जो भी सुनते हैं परफॉर्मेंसेस में, वो मेरे से आके सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या है और क्या चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पहचान पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होनी चाहिए, क्योंकि है ही यूनिक चीज़। आप दूसरे साज देखें आपको मौजूद मिलेंगे, लेकिन संतूर कहीं भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इससे सीखें, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि इस साज को सिखाया जाए। लोग हैं भी सीखने वाले, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं कि इस साज को, इसकी कोई पहचान इधर बनाई जाए या इसके लिए कुछ ऐसा हो साज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग जब भी ये बजता है तो ऐसा एक क्रेज़ होता है सुनने का लोगों में, ऐसा वो मतलब पूरी महफिल को सैरज़दा कर जाता है, सब लोग खामोश हो जाते हैं, इसका साउंड ऐसा है। बेशक। तो इतनी यूनिक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि इससे काम लिया जाए, इसे इस्तेमाल किया जाए। ये चीज़ मौजूद है और बहुत बड़ी, बहुत नाम पैदा करने वाला साज है। और वो देखें कि थेरेपी के लिए भी जिस तरह जो है वो जी बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई मीन कि वैसे अगर उस तरह से देखें, लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये क्यों अभी तक जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है? हम इस वक्त 2023 में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आई मीन के 76 साल हो गए हैं, बल्कि 77 ईयर्स अब। तो क्यों अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है? क्यों हमारे यहाँ प्लेयर्स नहीं हैं? क्यों कोई म्यूज़िकल जो कोई नेशनल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट नहीं है? और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे कितनी एप्रिसिएशन है। शिव कुमार साहब, आई मीन वो कितने बड़े संतूर प्लेयर, और उनकी परफॉर्मेंसेस देखें और मतलब इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन है। तो ये क्यों, ऐसी क्या वजह है? यहाँ पे एक तो ऐसा जो साज है, मतलब इतना एंटीक साज है, 100 साल पुराना साज है, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। अगर है भी तो उनको मतलब है ये, अब देखें मैं महीने में 1 के 2 इवेंट्स करता हूँ, मतलब ये कि इसके तो लगातार इवेंट्स होने चाहिए। इसको जितना सुना जाए वो कम है, लोग इसे पहचाने, से देखें। अभी कितनी दफ़ा यही सवाल होता है कि वो कहते हैं जी हमें ये नहीं पता, हालांकि यह यहाँ का साज है, ये बज रहा है, और फिर भी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो मतलब एक ऐसा, और इंडिया की बात यह है कि वो अपने आर्टिस्टों के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, वो उनका बहुत ख्याल करते हैं। मतलब आप देखें कि ये नहीं कि महीने की एक, उनकी डेली बेसिस पे परफॉर्मेंसेस हैं। यहाँ पे भी हमारे इदारे हैं, हाँ गवर्नमेंट के पास हैं, ये उनका काम है कि हमें मौका दें, इस यूनिक इंस्ट्रूमेंट को देखें। बस वहाँ पे यही है कि जो एक चीज़ चल रही है वही चल रही है और बस वही है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, किसी नए टैलेंट को मौका नहीं देना। अब मेरी एज का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो कोई है ही नहीं, तो चाहिए कि इसे मौका दिया जाए, इसकी परफॉर्मेंसेस हों, लोगों में अवेयरनेस हो, लोग थोड़ा सा सेंसिटाइज हो, म्यूज़िक को समझें। आजकल का म्यूज़िक बस जो है वो मतलब है डिस्को या उस चीज़ को, मतलब ऐसा भी साज ऐसा सुनना चाहिए जो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करे, रूह को। अगर 5-10 मिनट सुन के महीने की या एक दिन की सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, तो फिर तो ये साज को तो बहुत ऊपर होना चाहिए। बेशक बेशक। और वही बात है ना, जब आपने बात की कि मतलब इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन है, अगर हम दूसरी जगह पे देखते हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि मौसीकी इबादत है। इबादत है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ शायद वो इबादत में नहीं आती। ये एक और डिबेट है इसको लेके। ना भी आए तो उसे सुनने की हद तक तो आए ना, किसी बात पे तो आए। यहाँ पे तो किसी बात पे ही नहीं है। तो कभी आपको कहीं से कोई डिस्करेजमेंट मिली कि हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है जी कि ये तो मरासियों का काम है, और ये तो क्या गाना बजाना, और एक इस तरह की जो इस तरह का एक माहौल है, तो कोई इस तरह की कभी कोई डिस्करेजमेंट हुई आपको? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैंने पब्लिकली कोई ऐसा मतलब नहीं इवेंट किया, मतलब जिस तरह के अवामी नहीं किया। मेरे ज़्यादातर इवेंट्स में बड़े सेंसिबल और बड़े समझदार अवेयर लोग होते हैं,
जो खाली साज को समझ सकें। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब हाँ ये इसके मुतालिक सवाल ज़रूर हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और मतलब है किस तरीके से, तो मुझे तो मतलब है ये नहीं है, क्योंकि एक तो इस वजह से भी नहीं हुआ कि ये साज बड़ा बादशाही साज है, बड़ा ये मतलब है साज का एक बड़ा भरोब किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा इसका अपना अंदाज है, तो शायद अगर कोई सुने भी तो वो कभी ये बात ना करे। तो ये मुझे शायद नहीं मिली। हाँ बाकी और सिस्टम चलता रहता है। तो अली इसमें फिर सर्वाइवल किस तरह से है, जब आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं होती, कोई इक्का दुक्का हो गई नहीं हुई, उसमें भी कितने की जो है वो इनकम जो है उससे जनरेट होगी? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से हमारा योगदान ही समझे, मतलब है ये हमारी देन ही समझे, वरना तो इसमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस साज में, बस मेरा पैशन है और मैं इसे बजा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, क्योंकि इवेंट्स ही इतने नहीं होते, या तो ये हो ना कि इससे कुछ कमाया जाए या कुछ हो, तो ये मैं बस अपने शौक़ के ही थ्रू उसको बजा रहा हूँ, अभी तक कुछ वैसा नज़र नहीं आया। तो वो शौक़ मतलब किस तरह आपको लेके चलता है, वो क्या चीज़ है, वो क्या मोटिवेशन है, वो क्या इंस्पिरेशन है जो आपको लिए चल रही है जब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है? इंस्पिरेशन यही है कि वो कहते हैं इंसान गिर गिर के वो होता है चलता आगे, तो मैं भी ना नहीं करना चाहता, उम्मीद यही है कि मैं इसे लेके जैसे चल रहा हूँ, एक वक्त आए कि लोग इसे अच्छे लेवल पे देखें, पूरी दुनिया में इसकी पहचान हो, तो मेरी कोशिश तो यही है कि ये जिस तरह भी गुमनाम साज है, इसे फिर हर बंदे के ज़बान पे ये नाम हो कि संतूर भी कोई चीज़ है और इसे कोई बजाता है। तो ये उम्मीद है, और उम्मीद देखना या ख्वाब देखना उस पर तो कोई पाबंदी नहीं। वाह वाह वाह। अली हमने ना एक फिल्म बनाई इंडस ब्लूज़, जी जी, तो उसमें हमने डिफरेंट म्यूजिशियंस लिए और उसमें हमने क्लासिकल और फोक इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमने उसमें लिए, और हमारा इरादा था संतूर का भी, लेकिन अभी अगला हमारा जो सीक्वल है उसमें तो डेफिनेटली हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारे जो बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो उस्ताद हैं, वो भी कुछ तो बड़े मोटिवेटेड हैं, उनकी वो एक लगन है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है जी। और कुछ जो है ना वो मायूस थे कि बस यार इसमें ना तो हमारे बच्चों का कोई रोज़गार है, ना हमें ज़िंदगी पूरी दे दी, 50 साल दे दी है, 70 साल दे दी है, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल। तो हमने इसको लेके नहीं मतलब चलना। तो आप जो हैं इस सारे माहौल के अंदर, मुझे आप में वो रोशनी और वो उम्मीद जो है वो दिखती है कि मतलब इस तरह के जो है वो आप जैसे नौजवान अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के फोक इंस्ट्रूमेंट को जो है वो लेके आगे चलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि जो पुराने बुज़ुर्ग हैं या म्यूज़िक क्रिएटर हैं वो डिसहार्ट इसलिए हुए कि उसमें एजुकेशन का बड़ा मसला है, कि यहाँ पे ये है ना कि आर्टिस्ट को एक तो कोई उसकी कदर ख़ास है नहीं, लेकिन उससे काम कैसे लेना ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कि उसे बस इन्होंने वो जिस तरह वो कठपुतले नहीं होते, उसे बस उस तरीके से ये लोग मतलब है हमारे यहाँ का ये बड़ा फेमस है कि आर्टिस्ट से काम, तो वो शायद इसलिए कि उन्हें फिर कुछ नज़र ही नहीं आया। अब एजुकेशन पे बात है, अब अगर मैं हूँ या कोई गिटार प्लेयर है, कोई भी लड़का म्यूजिशियन बनता है, तो एजुकेशन उसके पास है, वो हाँ ना का जवाब दे सकता है, उसे गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखे ना सब कुछ सामने है, कोई चीज़ छुपाई भी नहीं, हालांकि यहाँ पे छुपाते बहुत अच्छे तरीके से, छुपाना पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, तो मैं यही कहूँगा कि उस दौर का एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, अब शायद वो नहीं है, तो इसलिए लोगों में वो जज्बा पैदा हुआ और उम्मीद है कि ये एक अच्छे लेवल तक जाए और लोग और म्यूज़िक को समझे। सो अली बेसिकली हमारे एक और उस्ताद हैं सरिंदा प्लेयर इजाज़ सरहदी जी, और उनका बेटा है जी, और उसने कहा कि मैं जो है वो सरिंदा नहीं जो है मैं उसको बजाऊंगा, बिल्कुल, मैं जो है वो सैक्सोफोन जो है वो बजाऊंगा, और हमने अपनी फिल्म में
फिर जो है वो इजाज साहब जो हैं वो बेसिकली सरिंदे के ऊपर हैं, और जो बेटा है वो जो है वो सैक्सोफोन के ऊपर है। तो वो जो आगे वाली जनरेशन है वो तो आ रही है इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट की तरफ। बिल्कुल, वो कह रही है कि हमने तो ग्लोबली जो है हमने जाना है, अपने आप को उस तरह से रिकग्नाइज करना है, और हमने अपने वालिदैन को देखा कि इनको तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, तो हम इसको किस तरह से लेके चलें। बिल्कुल। तो आपके केस में जो है वो ऐसा नहीं है? हाँ जी, मेरे केस में वाकई ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि दादाजी जो म्यूज़िक क्रिएटर थे, तो वो तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अगर मुझे पसंद होता तो मैं पियानो सीख लेता, क्लारनेट थी, फ्लूट थी, चाइनीज़ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे चाइनीज़ अरहू है, वायलिन की तरह बजाते हैं, बहुत अच्छा उसका साउंड है, वो मुझे पसंद भी था। लेकिन मैंने नहीं, मुझे पता नहीं क्यों इस, हालांकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंग्लिश और उसमें आता है, क्योंकि अक्सर लोग इसे पियानो और गिटार में भी कुछ इसका करते हैं कि भाई हाँ कंपैरिजन ये हो सकता है, दैट्स लाइक पियानो में हो सकता है। लेकिन इसका अंदाज़ अगर यूँ देखा जाए तो वो हो रहा है। मैंने आपको पहले कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट फोक था, तो फिर इसे क्लासिकल बनाया गया। अब की जो जनरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि उसे वो यही है क्योंकि उन्हें वे नहीं मिलता कि भाई हाँ क्या इन्होंने नहीं कुछ किया, तो ये हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। मोटिवेट उसे करना चाहिए कि भाई हाँ जो भी अपने आबाओ अजदाद के जो साज हैं उन्हें बजाएं, क्योंकि वाकई आगे फिर कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर वो इंग्लिश साज़ों की तरफ भागते हैं। तो अपना अपना ओपिनियन है ये भी चीज़ है। लेकिन देखे ना, उन्होंने तो अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को देखा कि वो तो इतने बड़े उस्ताद थे, लेकिन उनको ज़िंदगी में जो एप्रिसिएशन, जो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए थी, वो एक्नॉलेजमेंट उन्हें जो है वो उसमें फिर ये ना हमारे बात यहाँ ये कह के ख़त्म कर देते ना कि हाँ चले कुछ भी है म्यूज़िक रिलेटेड तो है ना, मतलब कुछ भी है वो म्यूज़िक की कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ ये बात करके ख़त्म। अगर उसे ये कह कि हाँ भाई वो बड़ा ट्रेडिशन है, ख़ानदानी है, वो इंस्ट्रूमेंट है, आगे लेके चलना चाहिए, तो फिर वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और अपना नेचर है कि कोई आगे से नौजवान नस्ल में से है जो कोई उसे लेकर चले। तो कि मेरा बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में जो भी दादा के शागिर्द थे अगर आते थे, और मतलब जो भी वो म्यूज़िक क्रिएटर था, तो उनसे सीखने को ही मिलता था। डिफरेंट साज होने के बावजूद भी मैंने इसको सिलेक्ट किया। वाह वाह, और ये एक बड़ी मुश्किल चॉइस थी मेरा बहुत ख्याल मुश्किल है, चॉइस। लेकिन चूंकि आपको इसकी आवाज़ इतना मुतासिर करती थी जी, कि आपने कहा कि नहीं मुझे इसी अब को आप लेके सोच चलना लें है। कि मैं उस टाइम पे इससे मेडिटेट कर रहा होता था, मुझे मतलब है इतना, और अभी भी मैं जब अपनी रूटीन में नमाज के बाद या जब मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, तो वो मैं इसे ही सुनता हूँ। वो सारा रिलीज स्ट्रेस जो है ना वो हो जाता है दूर। और इसमें जहाँ पे एक तरफ हम ये बात करते हैं कि हमारा जो यूथ है या नौजवान है, या जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना है। बिल्कुल। और जब हम वेस्ट में देखते हैं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखा कि वो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ वो हमारी तरफ आते हैं। और ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मैंने ये हमेशा देखा है कि जितने भी वेस्टर्न लोग हैं, जितने घुरे हैं, वो लोग ख़ास क्लासेस लेते हैं। अभी मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं, फॉरेनर्स हैं, मतलब डिफरेंट कंट्री से, क्योंकि मिडल ईस्ट में तो इसका अपना एक मकाम है ना इंस्ट्रूमेंट का, इसे कैसे इस्तेमाल, पर्शियन और जापानीज़। यूरोप साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इसे बहुत मतलब है, वो लोग तो इसके लिए मतलब है जिस तरह कहते हैं ना पागल हो जाते हैं सुन के, मतलब वो होश खो बैठते हैं। उन्हें उनके लिए मतलब एक नई चीज़ है कि अदा हो जाता है, हक अदा हो जाता है। तो वाकई वो लोग हक अदा करते हैं, वो लोग सीखते हैं। और हमारे जो हैं मतलब वही चेंजिंग वाली बात है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग सीखते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, और इसमें अगर मैं बात करूं कि आप तो मतलब मैंने आपको सुना मुख्तलिफ राग बजाते हुए, जी। और लेकिन जब हमारी बात हो रही थी कि कश्मीर से आया और पहाड़ी राग जो है वो बड़ा ताल्लुक है उसका उस जगह से, तो कुछ थोड़ा सा सुना सकते हैं आप? हाँ मैं सुनाता हूँ आपको। आई एम नॉट श्योर कि अभी ट्यून है उस तरह से। नहीं ओके।
वाह वाह वाह, ये बहुत क्या बात है। पॉपुलर कश्मीरी फोक है, डोगरी। वाह डोगरी, वाह 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 वाह। तो आप जब उसकी बात करते हैं कि आपने फोक से क्लासिकल के अंदर इसको जो है वो ट्रांजिशन किया, जी बिल्कुल। तो वो किस तरह से किया? वो मैंने जब आपसे पहले ये एक्सप्लेन किया था कि जब पहले संतूर बजाते थे तो उसका कोई एक तो पहले अंदाज ही नहीं था, और जो मतलब है वेरिएशन अभी मिलते हैं जैसे सागा सागा सामा सामा, ये जब मैंने क्रिएट किया इसके वेरिएशन का और इसके अंदाज का, उसके बाद इसमें क्लासिकल बजाना शुरू किया मैंने। और क्योंकि दादाजी थे क्लासिकल बेस मतलब है म्यूज़िक क्रिएटर, तो कुछ बंदिशें उनसे ली। फिर अब जैसे ये राग दुर्गा है, बहुत खूबसूरत राग है। सखे मोरे रोम अब ये एक स्थाई है झपताल की। सखी मोर रोम झोम के सखी। अब ये इस इंस्ट्रूमेंट पे क्या ना, फिर इसी तरह एक्सपीरियंस करते करते डिफरेंट रागों में मैंने स्थाइयाँ बनाई, मुखड़े बनाए, तरानों पे आधारित हैं बहुत सारी चीज़ें। और देयर आर मैनी फिलोसफर्स एंड क्रिएटर्स इन आवर कंट्री, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो जो हैं, वाह वाह, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जिस तरह के देखें, एक तो राग उनका ईमन है, हाँ। डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। फिर तराना गाया जाता है जिसे फ़र्ज़ अदा करके गाया है उस्ताद सलामत नज़ाकत खान साहब ने। और अब चिरागों में रोशनी नहीं है, वाह, ठीक है, वाह। तो उससे ही रिलेटेड है अलबागा। अलबागा इज़ अ टाइप ऑफ तराना, बट ये ईरान से कन्वर्जेशन, मतलब जैसे ईरानी शायरी है और हमारी उर्दू की है, उस पर 1000 टाइम पे वो किया गया सारा। हस्तोनिस में भी काफ़ी इसका है, वो मैंने वहाँ पे काफ़ी उसके साथ में बजाया गया, क्योंकि उस शायरी में फील पैदा करनी है, हाँ, और फील ये जो इंस्ट्रूमेंट कर सकता है वो दुनिया का कोई साज कर ही नहीं सकता, जो चीज़ इसमें है। तो रागों पे और फिर तब जाके ये क्लासिकल ऐसे बजाया गया। अब जो है अगर मैं कोई फास्ट बजाता हूँ 3 ताल में, अब ये तराना है 3 ताल का, ताना दे रे दोम दे दोम ताना दे रे ताना दे रे दोम दाना दो दा दारा रे दोम दा 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 रे रे दा रे रे दा रे राम दा कड़े कड़े धूम कड़े करता केड़ा क्रांदा 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 ताना ना दे रे दोम दा नारा दिम। मतलब इस तरह के तराने, बहुत सारी चीज़ें, तब जाके क्लासिकल बना, वरना तो मैंने आपको बता दी जैसा इंस्ट्रूमेंट था ये कि जो है वो चूंकि बेसिकली एक वाइट कागज था मेरे पास बिल्कुल कि जो है वो बिल्कुल वो फोक इंस्ट्रूमेंट था, और किस तरह आपने जो है अपनी एक्सपेरिमेंटेशन से जो है वो इसको जो है वो किया। लेकिन दुनिया में या यहाँ इंडिया में बात करते हैं तो उसमें भी क्लासिकल इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो
अपने गानों में ऐसी ऐसी फिल्म्स में गानों में से इस्तेमाल किया है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए। उन्होंने इतने इतने अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक इसके दिए, प्लेबैक म्यूज़िक के अंदर बहुत हाँ। सारे इतने अच्छे उनके गाने हैं, मतलब वहाँ पे इसे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। और क्लासिकल तो उनका है ही, मतलब उनका जो है क्लासिकल वो फिक्स आ जाता है। रूदारी पैदा की है हम लोगों ने, ये है उनका, तो वो तो फिक्स है ना, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम 9 बीट्स हम बजा रहे हैं या ये, तो उनके फिक्स आएंगे। हमारे यहाँ रूदारी पैदा कर देते हैं। तो जब आप कहते हैं कि रूदारी पैदा कर देते हैं, तो वो किस तरह से? रूदारी क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन, एक्सप्लेन भी करें ताकि हमें भी सीखने का मौका मिले। बिल्कुल। जैसे ये है कि ये राग जिस तरह भोपाली को ले लें, अब ये फिक्स है। अब इसमें रूदारी क्या है? यानी कि पूरा अंदाज ही बदल गया। एक लिहाज से तो हम इसे मिश्र मेल कहते हैं, वाह, मतलब दूसरे नोट्स में। और फिर अगर एक राग में हम लोग उसे मिश्रा कर लें तो वो रूदारी बन जाती है। वाह। और फिर गाने के या बजाने के अपने अपने अंदाज हैं, वो हर तरीके से अच्छे लगते हैं। वाह वाह। तो मैंने तो जो हिस्सा लिया या जो मैंने विटनेस की वो आपकी सोलो परफॉर्मेंसेस थी जी। तो आपने डिफरेंट जो क्लासिकल अगर हमारे जो हैं वो मौसीकार हैं, जो गुलूकार हैं, उनके साथ भी परफॉर्म किया? संतूर पे उस पे काम इसलिए नहीं इतना हो सका कि इस साज का जो बजाना है वो गायकी जो गायन है उससे थोड़ा हटके है। अगर क्लासिकल गायक और हम इकट्ठा बजाएं उसमें, तो उस पर फिर उन्हें इस साज के हिसाब से वाजब करके गाना होगा, वाजब करके ताने लेनी होंगी, और वो आजकल तो खैर हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जो म्यूज़िक क्रिएटर्स जो एक फ्रेगरेंस छोड़ गए हैं, जो एक एसेंस छोड़ गए हैं, वो अब दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन इस साज में एक ऐसी बात है कि इसकी अपने क्लासिकल या इसके बाज में वो चीज़ मौजूद है जो शायद दूसरी किसी चीज़ में नहीं है। वाह वाह। तो अली, जब ये बात करते हैं कि जो हमारे म्यूजिशियंस या क्रिएटर्स थे पहले जी, जो कि मौसीकी तख्लीक करते थे, और वो जो फ्रेगनेंस या खुशबू या एसेंस की आपने बात की कि वो छोड़ गए हैं, तो वो आज मिल नहीं सकता। तो आज क्यों नहीं मिल सकता? देखें, आप भी तो आज की दुनिया में हैं, आज भी इतने तख्लीकार हैं और इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो क्यों आज क्यों नहीं मिल सकता? देखें, हमारे यहाँ प्रॉपर कोई ऐसा इदारा हो जो सिर्फ उस आर्टिस्ट के लिए हो। जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं, हर चीज़ सिखाई जा रही है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की भी क्लासेस होनी चाहिए। स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं, तो आप मेहंदी हसन खान साहब को देख लें, उनका क्या मुकाम था। उनके बाद अब तक कोई मेहंदी हसन खान साहब नहीं है। हालांकि अगर वही काम किसी दूसरी कंट्री में होता तो कितने उनके शागिर्द पेशावर होते, बेशक कितने होते। और आखिर जो एंडिंग है हर आर्टिस्ट की बहुत पेनफुल है, वो ठीक नहीं है। अब बाकी आप देख लें, सलामत खान साहब जैसा कोई दूसरा नहीं है। बेशक मैडम फीमेल एक ही हमारे पास जो उस टाइम पे थी, अभी भी हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जोड़ का शायद कोई नहीं है। या एक कहते हैं ना कि एक मिरर है, मैं उसमें देख रहा हूँ तो उसका अक्स दूसरे भी पड़े, वैसा अक्स होना चाहिए, हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन तब जब कोई अपॉर्चुनिटी उसके लिए हो कि बेसिक कोई ऐसा स्कूल कॉलेज, जैसे ही मैंने कहा कि संतूर सिखाना चाहिए, इसकी क्लासेस हों, लोग इसे समझें और इसे सीखने में
अगली जो तालीम है या जो ज़िंदगी की जो पेचीदगियाँ हैं वो बहुत इजी हो जाएंगी। वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई समझे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, आसान ही हो जाएगी बिल्कुल। वाह वाह वाह। क्योंकि मौसीकी है ना, आप 10-15 मिनट इसको देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पेपर्स जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के, जिस तरह फिज़िक्स का पेपर है, या आप यकीन करेंगे केमिस्ट्री के पेपर में मैं 5 मिनट पहले सुबह चंद्र को सुन के गया हूँ। वाह, 76% मार्क्स आए थे। वाह वाह, क्योंकि तो आपकी स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटी को लो करता है, वो कम कर देता है। वो जो इतना घबराया हुआ है बेचारा, वो थोड़ा सा अगर मेडिटेट कर ले तो वही सवाल जो उसने हड़बड़ी में लिखने वो आराम से भी लिख सकता है। वाह। एक मतलब है, एक ये नोट है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये चीज जा रही है, सा रे गा मा पा दा नी सा रे गा मा पा, है कितना सीधा लेकिन कितना टेढ़ा है। हाँ। तो भरोसा नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो मैं जब देखता हूँ इस साज की बारीकियों को, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि साज में जो बात है वो शायद किसी और साज में उस तरह से नहीं मिलती, और हम उसको महसूस कर सकते हैं, सुन के महसूस कर सकते हैं, तो इन बारीकियों में कभी ऐसा हुआ कि जो है वो किसी जगह जो है वो कुछ तरतीब से निकल गए, कोई रिदम से आउट हो गए? मतलब मैं अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इवन जब आपने वो पहाड़ी राग भी जो किया, कि वो जितनी बारीक उसकी वो तारे हैं और जिस तरह से वो उसको वो टच करता है जी, तो ये रियाज से ही आता है या किस तरह होता है? ये रियाज के बगैर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं समझ आती थी कि इसका नोट कौन सा है, स्टॉक किस नोट पे मारनी है, क्योंकि तारे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो रियाज वाकई इतना तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो भी किया है, जो भी मैं थोड़ा बहुत अगर कर लेता हूँ तो वो रियाज के ही बदौलत है, उसके बगैर तो ये नहीं हो सकता। और कभी अगर ऐसा होता है कि कुछ नहीं, अभी पहले की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जितने परफॉर्मेंसेस किए हैं वो उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो बेतारा या बेसुरा पसंद नहीं कर सकते थे, तो उन्हीं की ट्रेनिंग मुझे है, तो फिर इसलिए ऐसा। लेकिन ये है कि देखिए इंसान गलतियां करता है और गलतियों से ही सीखता है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ कहीं बहुत मैंने कमाल कर दिया, और ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि गलती, कोशिश यही हो कि गलती नहीं होनी चाहिए, और वही बहुत बड़ी चीज़ है। सो अगर किसी ने इसको सीखना है जी, जिसका बेसिक मौसीकी का या म्यूज़िक का कोई नॉलेज नहीं है, कोई बेस नहीं है जी, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या वो इस साज से शुरू कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इसको देख के तो लगता है कि ये एक अलग दुनिया है और इसके लिए आपको एक अलग ज़िंदगी चाहिए। नहीं, मैं क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कहता था कि मतलब अभी मैं नहीं कह सकता, आप देखें क्लासरूम टीचिंग जो है वो एक और चीज़ है, एक उस्ताद के सामने बैठ के, किसी उस्ताद के सामने बैठ के सीखना या करना, वो आप दर्जनों लोगों को सिखाएं, सैकड़ों लोग उस कैलिबर के नहीं निकलेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो इसमें ये कोई कुछ भी नहीं है कि वो किस फैमिली से बिलीव करता है। मैंने आपको पहले कहा कि ये कोई समझता है कि नहीं, किसी को म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, रिदम अच्छा लग रहा है, तो समझें वो उसके अंदर मौजूद है। लहसुर हर इंसान के अंदर है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान इसे बजा सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छा उस्ताद होना ज़रूरी है, नहीं तो वो बजा ही सकता है। और इंसान का अच्छा होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, वो नेक नीति जिसे कहते हैं, रूहदार होना चाहिए, रूहदारी तो बहुत ज़रूरी है। और वो रूहदारी फिर आपके उसमें इंस्ट्रूमेंट में, आपके साज में, हाँ, और उस आवाज़ में भी फिर दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिकली यानी कि इसको सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है। अब तो क्योंकि मैं मौजूद हूँ आपके पास, मैं हूँ सिखाने के लिए। कितना वक्त चाहिए होता है? क्योंकि मैं अभी खुद मैं नहीं कह सकता, मैं तो खुद देखिए प्रैक्टिस करता हूँ सीखने के लिए, तो जितना वो इसे वक्त दे सके वो उतना ही अच्छा बजा लेगा। इसका यही एक आंसर है, बाकी कोई वक्त नहीं है कि ये कब तक कोई सीख सकता है। नहीं तो कोई एक हफ्ता भी अगर कुछ ना कुछ करे तो वो कुछ तो कर ही लेगा।
अगर उसका ध्यान है, उसका जहन है, दिलचस्पी है उसकी, और वो इश्क भी है उसके साथ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इश्क होना चाहिए जी बिल्कुल। और क्योंकि खाली टेक्निकलिटी सीखने से तो वो जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ उसकी वो मोहब्बत, वो इश्क होना जो है वो उतना ही ज़रूरी है शायद। तो जो पहले हमने बात की उस्तादसा की, तो एक चीज़ ये भी होती थी जिस तरह आपने कहा कि मेहंदी हसन साहब जिस तरह गए तो अभी कितने शागिर्द होने चाहिए थे, इसी तरह हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करें, सारंगी की जिस तरह हम बात करते हैं, जोहेब हसन, तो अब हमें इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं, आपके इसमें तो कोई भी नहीं, कोई है नहीं है। तो ये क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि वो उस्तादसा ने उस तरह से आगे जो है वो उसको पास नहीं किया, उस ट्रेडिशन को, उस इल्म को? पास तो तब करते ना कि जब वैसा प्लेटफॉर्म मिलता उन्हें। मतलब है अगर कोई म्यूज़िक के लिए कोई स्कूल होता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कुछ ऐसा हो जिसमें के सैकड़ों बच्चे जो सीखना चाहते हैं मौजूद, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। वो सिखाने के लिए उसे एक तो बेसिक बताया जाए कि क्या है, और उस्ताद भी उस्ताद हो जो बेसिक समझाए उन्हें अच्छे तरीके से, और सीखने वाले भी अच्छे शागिर्द हों, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? फिर एक क्या हज़ारों लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अब ये बस गिनती के ही रह गए। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें जी, तो पिछले 75 साल में, 76 साल में, 77 साल में ऐसा नहीं हो सका? नहीं, ऐसा आप खुद ही देख लें कि कोई ऐसा स्कूल या कोई कॉलेज ऐसा नहीं जो सिर्फ म्यूज़िक के लिए हो सके। सुनते सब हैं, सब इंजॉय करते हैं सब, लेकिन उसको कोई मतलब कोई वो है नहीं उसके लिए। तो बेसिकली ये होना चाहिए, इसकी क्लासेस हों। और अब तो मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फैक्ट है। अब लोगों को पढ़े लिखे नहीं तो कम से कम इतना तो वो है कि वो सिखा किस तरीके से सकते हैं। तो उसे एक जिस तरीके से हम लोग टीचिंग करते हैं, केमिस्ट्री का है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, उस तरह इसे भी सिखाएं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद उस्ताद शागिर्दी वाला कल्चर भी उस तरह से नहीं रहा। अब तो वो वक्त ही, अब तो देखें लेटेस्ट दौर है, बस उस्ताद शागिर्द नहीं, अब तो टीचर और स्टूडेंट है। बस बेसिक जिस तरह क्लासरूम में वैसे आए, म्यूज़िक सीखा, और वो तो पुरानी बातें थी कि हाँ भाई उस्तादी शागिर्दी जैसे मेरी हुई ट्रेडिशन के साथ, और वो ऑल ऑफ दिस थिंग्स और वो सारा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं देखने को मिलती वाकई। ये बात भी सही है कि वो चीज़ नहीं मिलती कि वो शागिर्द ने आके खुद को वक्फ कर दी है, वक्फ कर दी, बिल्कुल। और फिर तो जीना मरना उसी के साथ है जब एक दफ़ा आपने कर दिया। और ये चीज़ पुरानी बातों पे लागू नहीं होती, अब भी ये हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर को दिल से प्यार करता है तो वो दिल से उनकी बारीकियों को सीखेगा। वो कहते हैं ना कि नसीब वाला टीचर होता है अगर अच्छा स्टूडेंट मिल जाए, क्योंकि नाम उसने करना है। और वही सेम फिर टीचर पर भी है कि अगर अच्छा गुरु या उस्ताद मिल जाए तो आगे से वो अपनी लाइफ का जो भी बॉक्स है या जो भी है वो दे देता है कि बस ये तुम्हारा हो गया। और आजकल तो वो चीज़ें नहीं। तो संतूर को फिर आप आगे कहाँ देख रहे हैं? फिलहाल तो यही है। मुझे तो फ्यूचर आपको दिख रहा है कि कुछ बेहतर होगा? फ्यूचर तब देखे ना कि जब इसको लोग इसको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, लोग सीखें इसको। जितने देखें ये इदारे हैं गवर्नमेंट के पास, उन्हें चाहिए कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आएँ, इसकी परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, लोगों में इंट्रोड्यूस हो, इस पे वर्कशॉप रखा जाए। देखें कदीमी साज है, लेकिन उसमें देखें ना, सीखने में उसी तरह से आएंगे ना जी, जब उनको उसमें कोई कैरियर दिखेगा जी। ठीक है, अब इसमें अगर कोई सीखेगा तो वो शौक के लिए सीखेगा, और जो शौकिया सीखेगा वो तो बस हो गया, नहीं हुआ ना हुआ जी। कभी बजा लिया, कभी नहीं बजाया, कंटिन्यू किया नहीं किया, मसला नहीं है। बात तो वो ये है ना कि जब उसको नज़र आएगा कि ये मेरा जो है एक कैरियर हो सकता है, एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, मैं इसके ऊपर बेस कर सकता हूँ। वो नहीं है इस पे। वो इसका फ्यूचर मुझे ये नहीं नज़र आता कि कैरियर के लिहाज से तो ये नहीं है। बस इसे शौकिया सीखा है, जैसे मैंने पैशनेट होके सीखा है तो उस हद तक ही ठीक है। और बाकी साज में ये है कि इसमें बहुत डीपली जाना भी जो है वो इतना इजी नहीं है।
वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। तो ये है कि लोग सीखें तो सही, कम से कम इस तरफ आएँ थोड़ा सा म्यूज़िक को। तो किस तरह से मुश्किल है डीपली जाना उसमें? डीपली ये है कि इसमें बजा भी अगर इंसान ले, लेकिन बहुत सारी बारीकियां हैं। मतलब तार, मैंने सबसे पहले कहा कि इसमें ट्यूनिंग बहुत है। फिर ये सांस पे जो टेम्परेचर है बड़ा इफेक्ट करता है। अगर मैं किसी कूल प्लेस पे इसे रखता हूँ, ये बहुत चढ़ जाएगा। उसे फिर कोई उस्ताद ही होगा या कोई वो होगा तो वो अपने हिसाब से उसे ठीक करेगा, नहीं तो वो नहीं होता। स्ट्रिंग टूटने लग जाती हैं। किसी गर्म इलाके में अगर होगा तो तारें बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगी, क्योंकि तो वो ये चीज़ वुड है हाँ और ऑर्गेनिक वुड है, तो उसको तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। हाँ जी। वो मौसम के साथ साथ जो है वो उसको तो अभी बदलेगा। तक तो फिर इसके लिए यही है कि कम से कम जो हैं उनको ही देख लें, ये सुन लें, समझ लें म्यूज़िक को। अभी देखें ना, ये है एक ही है इंस्ट्रूमेंट, तो इसे इसकी परफॉर्मेंसेज़ों से देखा जाए ये बहुत कमाल साज है। और वही बात है कि ये अब आपके पास जो साज है, आप कह रहे हैं कि इसकी उम्र कोई 85 साल 85 ईयर्स हो चुकी है, और उस उम्र के साथ इसमें उतनी मिठास भी आई है। जी बिल्कुल। तो अब अगर आज कोई हम साज बनाएंगे तो वो सीजन्ड नहीं होगा, या वो रियाज पे है। जितना उस पर रियाज करेंगे उसमें मिठास आती जाएगी। और जो भी म्यूजिशियन होता है उसे अपने वक्त लगा लगा के अपने सांस की पेचीदगियाँ पता होती हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो डेली रूटीन में शामिल हो जाता है ना बजाना उसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई नया से ये बनता है, कोई बजाता है इसको, तो रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप कहते हैं कि सीजन नहीं हुआ तो वो उसका क्या मतलब होता है? मतलब है कुछ साज ऐसे होते हैं, मतलब जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो ठीक, मतलब है डिसहार्ड हो जाता है इंसान का भी, एक्सपेरिमेंट नहीं अच्छा होता तो वो सीजनिंग नहीं होते। अब जैसे मैं कहूँ कि एक संतूर 250 तार का है तो वो नहीं हो सकता, तो वो सीजनिंग नहीं हुआ इतना, मतलब उसे नहीं सुना गया लोग। ये है तो इससे बहुत ज़्यादा सुना है लोगों ने, फिर वही साज ठीक है। अली, जब हम इंस्ट्रूमेंट की, साज की, मौसीकी की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो बड़ा डीप कनेक्शन आपका होना चाहिए जी। तो ये डीप कनेक्शन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे आता है? मैंने पहले भी यही कहा है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, उसमें वो बात है कि वो आर्ट उसमें नज़र आता है, म्यूज़िक रिलेटेड हो, किसी भी हो, तो वो एक तो गॉड गिफ्टेड होगा, वो अल्लाह की देन है। और डीपली जो है वो रूहदारी है, मतलब वो जितना महसूस करके, मेस्मराइज करके, उसमें खो के बजाएगा, उतना अच्छा वो डीपली जा सकता है। तो मैं तो उससे रूहदारी कहूँगा, वही उससे ही वो इंसान डीप जाता है साथ। तो अली, आई मीन कि आपकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हुई और काफ़ी जगह आपने परफॉर्म किया और बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपने जो है वो परफॉर्म किया। तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मौका कि जो मतलब आपको लगता है कि यार ये मोमेंट था, और या ये ऐसा लम्हा था कि मैं खो गया? खो तो आप वैसे ही जाते हैं। वैसे तो मुझे कुछ याद ऐसा नहीं है जो शायद, लेकिन एक परफॉर्मेंस लाहौर में थी मॉर्निंग टाइम में, और वो जो दिल्ली दरबार है वहाँ पे एक परफॉर्मेंस थी क्लासिकल मॉर्निंग टाइम पे। और मैंने कहा वैसे ही एक आर्टिस्ट का होता है ना कि भाई सुबह सुबह कौन आएगा, लेकिन वो भरा हुआ था और लोगों का क्रेज़ ऐसा था, सारे वो गोरे और जितने भी फॉरेनर्स थे वो आए हुए थे। हाँ, डाइवर्स ऑडियंस थी, और वो ये सुनने के लिए आए थे कि इतनी सी एज में ये कौन है जो संतूर क्लासिकल बजाता है। तो उस वक़्त की जो एक तो मॉर्निंग का टाइम बड़ा कम परफॉर्मेंसेस में होता है। बिल्कुल। उस वक़्त मैंने एक मॉर्निंग राग बजाया था, इट्स कॉल्ड मियाँ की टोडी, बहुत ही खूबसूरत है, उसमें पंचम बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाता है। तो वो मैंने, और वो 1.5 घंटा मैंने बजाया और 1.5 घंटा किसी की आवाज़ नहीं आई, इतना खो गए लोग कि जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो कितने ऐसे बुज़ुर्ग मेरे पास आए जो रो रहे थे
कि हमें हमें रोना आ गया सुन के, मतलब इस म्यूज़िक में हमें क्या नज़र आया हम बता नहीं सकते। यंगस्टर इतने थे वो लोग, और वो चीज़ मुझे बड़ा इंस्पायर किया है उसने कि मतलब म्यूज़िक देखें एक ऐसी बात है कि वो बहुत सारा असर डाल देती है। तो मेरी वो परफॉर्मेंस बड़ी यादगार रही है। अच्छा, वाह वाह वाह। और ये अक्सर ऐसे होता है कि आप जो है खुद बजाते हुए भी जो है वो खो जाते हैं? हाँ, मैं खो जाती हूँ कई ऐसी परफॉर्मेंसेस में है, क्योंकि अब मेरे ग्रैंडफादर नहीं है, उनका ये 3rd ईयर था, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, अगस्त में होती है। तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस है जिनमें उनका चेहरा मेरे आगे आ जाता है ऐसे अक्स बन के, तो आई वॉज क्राइंग, में रोने लग जाता हूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, परफॉर्म है, लोग देख रहे हैं, वो क्या होगा। लेकिन वो इसे मतलब है ये रूहानियत ही हो जाएगी, एक तरह का रूहानियत असर है, ये रूहानियत है बिल्कुल। तो जब हम रूहानियत की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो उसका क्या ताल्लुक है एक साज के साथ या एक साजिंदे के साथ? मैं अगर कहूँ म्यूज़िक के लिए कि इन आवर कंट्री म्यूज़िक वाज नॉट यूज फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अगर हम इस वर्ल्ड के साथ जाएं तो ये स्पिरिचुअलिटी है, ये कुदरत से जुड़ जाने वाली बात होती है। ये मतलब है मनोरंजन या एंटरटेनमेंट वो है एक अंदाज का जो अभी तक चल रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक म्यूज़िक उस किस्म का है जो वो बड़ा स्पिरिचुअल है और वो एक कनेक्शन बन जाता है अपने रब के साथ। तो मैं तो उससे ये समझता हूँ, तो ये वाकई, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हाउ नो है कि राग क्या है और ताल क्या है। अभी मैं मतलब ऐसे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं सारे, और मैं क्लासिकल, उनको क्या पता जप ताल क्या है, लेकिन वो सुन रहे हैं, कुछ रो रहे हैं सुन के, इतना उन पे तारीफ हुआ है, कुछ को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं होता, और हम ये एक्सपीरियंस करते हैं और ये एक्सपीरियंस ऑडियंस से शेयर करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ख़ास जो ये साज़ है, इसमें तो 2-2 3-3 घंटे का भी अलाप मैंने किया है परफॉर्मेंसेस में, लोगों ने सुना है, थेरेपी की है इस चीज़ की। अगर कोई समझता है नहीं समझता इस चीज़ को, अगर वो म्यूज़िक से कनेक्ट होना चाहता है तो वो खामोशी से खाली अलाप सुने, वो एक्सपीरियंस कर सकता है, और इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो शायद लाइफ में उसने कभी नहीं किया होगा। वाह वाह। ये चीज़। और अभी मैं देखता हूँ कि मतलब वो क्लासिकल और वो सब तो आप उसको लेके चल रहे हैं, जो कि बड़ी बात है और बड़ा क्रेडिट जाता है आपको उसका। लेकिन उसके साथ आप जो है वो कुछ महफिलों में जो आज के जो वो कहते हैं कि वो पॉप या कमर्शियल जो कुछ आइटम्स हैं, तो वो भी आप उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखें ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑडियंस को उनको सबसे बड़ा किरदार है कि पब्लिक क्या चाहती है। और आजकल क्लासिकल क्योंकि कम परफॉर्मेंसेस होती हैं, ज़्यादातर पॉप और इस तरह की हैं, तो मतलब है गाने बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। और फिर वो मुझे जिस तरह के एक गाना दिल दियां गल्लां, वो और नुसरत साहब के बहुत सारे गाने हैं, मैडम नूर जहाँ के मतलब है सुन मंजले दी मिठड़ी तान, इस तरह हो गए। और मैंने तो धमाल सुनी इस पे। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तो बात है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं बजाता हूँ, शुरू की हुई है मैंने, बजाता हूँ, लोग सुनते हैं। तो दिल दियां गल्लां हम थोड़ा सा सुन सकते हैं? आई नो कि अभी वो तबला नहीं है हमारे पास। सुन सकते हैं।
वाह वाह। मेरा ख्याल है इसकी एक वजह ये भी होती है कि रिलेटेबिलिटी होती है जी, क्योंकि वो ट्रैक आपने सुना होता है जी बिल्कुल, उसकी शायरी आपको पता होती है तो आप उसको रिलेट करते हैं तो आप ज़्यादा शायद इंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक वजह ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप फोक में जाते हैं तो उसमें उसका जो है वो सुर, उसका रिदम, वो आपको जो है वो किसी और वो तो एक एनर्जी है जो है ना, बड़ा जिससे एनर्जेटिक एक वो आज फोक का एक और अंदाज है। मतलब उसमें एक जिस तरह अगर धमाल सुनते हैं तो एक रूहानियत या जलाल आती है, कवाली का एक अंदाज है, तो वो ये उस तरफ आ जाती हैं। गाने जो हैं उनका एक स्लो बेस गाने कुछ डिफरेंट हैं। क्लासिकल का मतलब हर है, मैंने वही कहा है कि जहाँ से भी आएगा लेकिन म्यूज़िक क्या है और म्यूज़िक की ज़बान एक ही है। वाह, वो चेंज नहीं हो सकती। वो पूरी दुनिया में एक ही ज़ुबान है, बिल्कुल और हर कोई उसको महसूस कर सकता है, समझ सकता है। जी बिल्कुल। वाह 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 वाह। अब देखें, ऑस्कर की बहुत बड़ी सिंगर हैं और मेरी फेवरेट भी हैं, सेलिन डियोन। और टाइटैनिक तो सबने देखी है, और माय हार्ट विल गो ऑन, इतना खूबसूरत गाना है, इतना ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो भी इसमें बजाया हुआ है। वाह, वो कैफियत, वो फील करके। वाह, सेम नोट्स हैं। वाह। और मैंने अपने, हालांकि वो नहीं आता क्योंकि वो तो वेस्टर्न गाना है, उसका एक डिफरेंट है, कि वो भी मैंने इसमें बजाया। कहना ये चाहता हूँ कि अगर इंसान करना चाहे, अपने एहसास पे मेहनत करे, तो वो फिर हर चीज़ कर सकता है। वाह, सुन सकते हैं हम माय हार्ट विल गो ऑन, क्योंकि वो तो एक फील ही हो रहा है ना, उसकी मूड ही हो रहा है कुछ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बेसिकली आपने उसी बीट को उठा के, और मतलब किस तरह से आप उसको वो करते हैं? उसमें देखिए, नोट्स तो सेम ही है ना, चाहे वो वेस्टर्न हो या और हर गाने का। अब इसी स्केल में हमारे कितने किस्म के गाने हैं या गज़लें हैं, अब नोट्स वही है। जिस तरह ये इन्होंने गाया हुआ, वो ये थोड़ा सा लो बेस गाना है, और ये मतलब है इस गाने में एक फील है ऐसी, जो एक मतलब है लव स्टोरी है, जिसे वो कनेक्ट, और बजरा जो है वो नीचे के नोटों से है, नीचे के नोटों से जाता वो है, और ऊपर तक फिर वो बैकवर्ड करके इस तरह नोट्स पे आता है। तो मैंने जब सोचा कि इसके बारे में, क्योंकि मैंने सुना तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा नहीं, ये नोट्स इसके ये सेम बनते हैं, और इन्हीं नोट्स से डिफरेंट गाने भी बजाए जाते हैं। और इससे ही मैंने फिर सोचा कि अगर ये सेम नोट इस्तेमाल करके अगर हम ये वेस्टर्न भी बजाएं, कोई भी गाना, जिस तरह और भी काफ़ी सारे मैं बजाता हूँ, जिसमें आई ऑलवेज़ लव यू, वो भी बहुत अच्छा गाना है, और बहुत मतलब है, ये तो ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है ना। If I will always love you, my darling you। तो मैंने पहले इसे गाता हूँ, उसे मैस्मराइज करके, और फिर क्योंकि उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, वो तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने महसूस किया आपको थोड़ा गायकी का भी शौक है। गायकी का तो शौक शुरू से ही था, अगर ना होता तो रागदारी ना मुझे मालूम होती, तो फिर तो मैं बजा ही नहीं सकता था। तो गायकी तो वो तो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट, मैंने आपको पहले कहा है कि एक महल होता है। अभी मुझे वो गज़ल याद आ रही है मेहदी हसन साहब की,
और उसे डिफरेंट लोगों ने अपने अंदाज में गाया है, जैसे रंजिशे सही, रंजिशे सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही। वाह वाह वाह। तो अगर मैं ये गा ना सकता तो शायद बजा भी नहीं सकता। वाह वाह वाह, मुश्किल था काफ़ी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बस मैं आखिरी सवाल है मेरा काफ़ी दफ़ा आखिरी हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस रिदम को, इसकी आवाज़ को प्रिजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रिजर्व यही है कि जितना लोग सुनेंगे, जितना इस्तेमाल होगा, मतलब जैसे आज हमारी यहाँ की फिल्म्स हैं, कहाँ उसमें संतूर है, कहाँ गाने, कहाँ संतूर है। इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे गानों में बजेगा, हमारे कल्चर में आएगा, म्यूज़िक्स में, फिल्म्स में इसको देखा जाए कि हाँ इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो तब ये चलता चलता एक टाइम पे ये इसकी प्रिजर्वेशन होगी कि हाँ ये साज हमारा था, क्योंकि रहना तो नहीं है, ये चेंज होता ही रहेगा। तो आज है ये कब तक ऐसे चलेगा, एक ना एक दिन फिर इस साज ने भी एंड होना है हर चीज़ का, क्योंकि कहते हैं ना ज़िंदगी जो है वो सम है, सम से शुरू होती है, सम पे ख़त्म हो जाती है। कितनी आवर्धन की सांसें आती जाती हैं, लेकिन मजाल है कि वो किसी भी बीट से हट के चली जाए, हर चीज़ लय में मौजूद है। तो मैं यही समझता हूँ कि इसे प्रिजर्व करना यही है कि इसे जितना सुना जाए, इंडस्ट्री से इस्तेमाल करे, गानों में इस्तेमाल करे, बैकग्राउंड स्कोर में इस्तेमाल करे, तो वो तभी वो रिकॉर्ड सेफ रहेंगे और अगली जो जनरेशन है उसे पता होगा कि हाँ ये हमारा साज है। और फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं हुआ। होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए कि वक्त के साथ जो है ना कुछ चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस काफी सारी चेंजेस तो नॉर्मली आएगी हैं और ये भी आनी चाहिए। नहीं, मैं मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पैशन को लिया और इस उम्र में आप जो है वो इसको इस तरह से जो है वो इस मोहब्बत से, इस इश्क के साथ आप इसको लेके चल रहे हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि आपका एहसान है हमारे ऊपर और इस कौम के ऊपर कि आपने उसको जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है और आप उसको ज़िंदा रखने की आपकी जो है वो कोशिश है। तो आई होप कि जो है वो कुछ लोग और भी इस मिशन में शामिल हों और वो आपका साथ दें। और बाकी फिर जो है मेरा ख्याल है कि अभी तो हमारी गुफ्तगू और भी काफ़ी सवाल है, लेकिन हम एक और फिर सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच अली, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपके वक्त का। जी।